हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। तो एक बार फिर से हाजिर है आप सबके सामने लेके करंट अफेयर का शो, लेकिन इस बार एक नए अंदाज में, नई स्टाइल में। ये हमारा डेब्यू वीडियो रहेगा ये करंट अफेयर शो का। तो स्टूडेंट्स हो जाइए तैयार जानने के लिए देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, देश दुनिया का हाल। करंट अफेयर्स के शो में जैसे कि आप सब जानते हैं, हम समसामयिकी, दैनिक समसामयिकी की चीज़ तो कवर करते ही करते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ये चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। और हर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के आपको स्टैटिक पार्ट देखने को मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ नहीं होगी, बाकी जो बच्चे पहले स्कूल के समय जब 2019 में हमने नवंबर 11 2019 में जब हमने शुरुआत की थी, वो स्टूडेंट्स जानते होंगे। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को, इस लिंक को आगे से आगे अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर में, सभी में फैलाएं, ताकि हम ज्ञान की गंगा में सभी डुबकी लगाएं। हु हैज़ शोन एज द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ शोन एज द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कि भारत के 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो इसका आंसर जो है, मैं आप सभी को टाइम भी देता हूं, अगर आप चाहे तो 10 सेकंड आप यहां से ले लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी मोहित भार्गव, ऑप्शन सी सुशील चंद्रा, ऑप्शन डी एन.वी. रमन्ना। चलिए इसका आंसर मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। इसका आंसर होगा सुशील चंद्रा। इनसे पहले जो थे 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, भले सर्च करके बताएं आप गूगल से, लेकिन आप ये बताएंगे मुझे। तो अब मैं कुछ आपको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में कुछ तमाम चीज़ें बता देता हूँ कि ये आर्टिकल 324 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, जो कि पार्ट 15 में है। ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की बॉडी होती है, ऑल इंडिया बॉडी, जो सेंट्रल और स्टेट लेवल के इलेक्शन करवाती है। ये इलेक्शन करवाती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, असेंबली काउंसिल, यूनियन टेरिटरी विद असेंबली। ये 5 टाइप हैं जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको मॉनिटर करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहती है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, चीफ इलेक्शन कमीशन की, तो 6 ईयर, क्या तो 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, इन दोनों में अगर कोई भी अगर पहले फुलफ़िल हो रही है तो उस हिसाब से ये रिटायर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 60 वर्ष का व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो महज 5 साल में हो जाएगा रिटायर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 65 ईयर्स ऑफ एज इनकी फुलफ़िल हो रही है। जबकि कोई अगर 55 ईयर्स का है तो वो पूरे 6 साल के टर्म वहाँ पे बिताएंगे। सैलरी इनकी 2.5 लाख होती है। तो ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि पहला वीडियो है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ाएंगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं आप एडवांस में ही माफ़ी मांगना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन MOU विद, MOU फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU विद माइक्रोसॉफ्ट टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू 1.6 लाख स्टूडेंट एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। वेल स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मालूम है। तो मैं आपको इसका आंसर रिवील करना चाहूँगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि कौन सा राज्य की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है
माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके जो किस चीज़ के ऊपर ज़ोर देंगे, जो प्रोवाइड करेंगे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग 1.6 लाख स्टूडेंट्स को और अनएम्प्लॉयड यूथ को। महावीर जयंती के बारे में एक फैक्ट मैंने छोटा सा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए ये मैंने यहाँ पे अटैच किया है, अगर आप चाहें तो ये रीड कर सकते हैं। महावीर जयंती जो कि स्वामी महावीर के याद में मनाई जाती है, इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये 24वें तीर्थंकर रहे हैं, 23वें पार्श्वनाथ रहे हैं और ये जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। तो आप ये चीज़ रीड कर सकते हैं इनके बारे में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज़ लॉन्च क्रू टू मिशन टू ISS विद हेल्प ऑफ। अच्छा, अभी हाल ही में क्या हुआ है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी जो नासा है उन्होंने क्रू टू मिशन को लॉन्च किया है। किसकी मदद से? सबसे पहले तो आपको आंसर बताना होगा, उसके बाद मैं ISS की फुल फॉर्म आपको बताऊंगा और इसके बारे में तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। ISS का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल स्पेसशिप। ओके, किसकी मदद से? ऑप्शन ए ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन बी SpaceX, ऑप्शन सी जाक्सा, ऑप्शन डी ESA। इसका आंसर होगा SpaceX। SpaceX के जो मालिक हैं जिनका नाम है एलोन मस्क, उनकी ये कंपनी है। एलोन मस्क SpaceX ही नहीं बल्कि टेस्ला कार कंपनी के भी मालिक हैं। एलोन मस्क जो कि हाल ही में 1 महीने पहले वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो बिलियनियर हैं, जो अमेज़न के मालिक हैं, उनको पछाड़कर फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की थी। अमेज़न के जो मालिक हैं जो उनका नाम है जेफ बेजोस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो SpaceX है उनका टारगेट क्या है। SpaceX का टारगेट ही उसका अलग टारगेट का मतलब ये है कि SpaceX का एक और जो पेरेंट जो बॉडी है, जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत एलोन मस्क हज़ारों से ज़्यादा सैटेलाइट हमें प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी मदद से फ्री इंटरनेट रहेगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। क्या तो लाइफ टाइम इसमें रिचार्ज हो जाएगा, तो उसमें क्या रहेगा, जो सैटेलाइट के ज़रिए आपको मोबाइल की सिम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों, नहीं पड़ेगी आपको ज़रूरत मोबाइल की सिम की। आप भले कोई से भी भारत के या भारत के ही क्यों, पूरे संसार के किसी भी कोने में आप चले जाइए, इंटरनेट आपको मुहैया कराया जाएगा, आपको अवेल होगा। तो यह आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी हमने विस्तार से चर्चा कहाँ की है, अब हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो नासा है वो गवर्नमेंटल बॉडी है और SpaceX प्राइवेट, जिनके ओनर मैं आपको बता चुका हूँ एलोन मस्क है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 में नासा ने डिसाइड किया था कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस का कमर्शलाइजेशन करने के लिए। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि SpaceX 2014 में, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2014 में लॉन्च हुई है। 2014 में डीप स्पेस प्लस इंटरप्लेनेटरी पे काम कर रहे हैं। नासा ऑल्सो डिसाइडेड द लोकल लेवल स्पेस वर्क विच इज़ नियरली अर्थ्स पेरिफेरी। ये जो मेरे से पुराने बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं, 3 टाइप की लेवल होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट एंड हायर अर्थ ऑर्बिट। तो इसके आसपास अगर कोई भी काम होगा, कार्य होगा, वो नासा ने SpaceX को दे रखा है। जबकि कुछ दूरी पे मतलब इनसे अगर बाहर कोई स्पेस से रिलेटेड कार्य हो रहा है तो उसको नासा संभालेगी। SpaceX के अलावा ब्लू ओरिजिन और बोइंग भी प्राइवेट कंपनियां हैं। SpaceX 2014 में फॉर्म हुआ। मार्च, तो इन्होंने क्या किया, मार्च 2020 में डेमो 2 मिशन, जो कि क्या था, एक तरीके का रिहर्सल व्हीकल था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजने का कार्य इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही शानदार काम है। इन नवंबर 2020 SpaceX हैज़ लॉन्च क्रू 1 मिशन। 2020 नवंबर में SpaceX ने क्रू 1 मिशन लॉन्च किया। जो रॉकेट इसको ले जाने वाली थी, उसका नाम फैल्कन 9 है, जिन्होंने 6 एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे पहुँचाया है। मैक्सिमम
कोई भी एस्ट्रोनॉट या कोई भी यूनिट अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाती है, हाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो डिस्टेंस है वो अर्थ से कितनी है, 400 किलोमीटर। कितनी है, 400 किलोमीटर। अगर हम 100 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो उसको कर्मन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मन लाइन कहते हैं। तो ये रिहर्सल एक तरीके से क्या होगा, ये एक तरीके से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये छोड़ेंगे और फिर आएंगे, छोड़ के आएगी स्पेसक्राफ्ट। इस टाइप की टेक्नोलॉजी अलग ही लेवल पे लेके चला गया है यूएसए, जिसका नाम दिया गया था, अभी जो क्रू 2 मिशन है उसका नाम एक्सपीडिशन 65 होगा, जबकि क्रू 1 मिशन जो कि नवंबर 2020 में निकला था उसका एक्सपीडिशन 64 उसका नाम है। 4 एस्ट्रोनॉट क्रू 2 मिशन के तहत एक्सपीडिशन 65 में 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। दे कैरिड रोबोटिक चिप और टिश्यू चिप। अच्छा, अब मेन मुद्दा इनका क्या है ये आपको अब पता चलेगा। इनका मकसद क्या था, इनका मकसद क्रू 2 मिशन और क्रू 1 मिशन, अभी जो फ़िलहाल जो क्रू 2 मिशन जाएगा इसका मकसद रहेगा ये रोबोटिक चिप और टिश्यू चिप लेके जाएंगे। इनका मानना ये है, शोधकर्ताओं का मानना ये है कि स्पेस में जो ये टिश्यू है ये और या जो सेल्स है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है, ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई होती है। और इसका मल्टीप्लाई क्यों करना है इनको, इसका एक ही कारण है। इसका कारण ये है कि जो भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उनके पथरी होने की संभावना बढ़ती है, किडनी में स्टोन बढ़ता है। और ये जो चिप बनाएंगे वो क्या करेगी, उसको कर्व करेगी, कंट्रोल करेगी। और इस मिशन का नाम क्या दिया गया है, चाइम प्रोग्राम। क्या नाम रखा है, चाइम प्रोग्राम, CHIME, चाइम प्रोग्राम इस मिशन का नाम रखा है इन्होंने। और ये कंप्लीट जो प्लानिंग है ये कौन करेगा स्टूडेंट्स, ये करेगी UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि UAE ने जाक्सा की हेल्प से एक मिशन भेजा था। आप बिल्कुल रफ कॉपी लेके बैठिए, तो इसमें आप ये इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे दीजिएगा कि UAE ने जो 2020 में एक मिशन जुलाई में भेजा था, उसके साथ 2 मिशन और थे, उनका नाम मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताना होगा कि जाक्सा, जापान स्पेस एजेंसी के मदद से इन्होंने जो प्रोग्राम सेंड किया था उसका नाम क्या है, कौन सा मिशन है, मिशन डैश, और डैश को आपको फिल करना है। इसके अलावा 2 मिशन और मैं बता देता हूँ। अमेरिका का मिशन परसिवरेंस अमेरिका ने सेंड किया था, और चाइना ने जो मिशन सेंड किया था उसका नाम था तियानवेन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। ये स्टैटिक जीके का पार्ट आपका कवर हो चुका है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने हाल ही में क्या कोई अपडेट किया है क्या, बिल्कुल इंडिया ने अपडेट किया है। उसका नाम रहेगा इन स्पेस नाम का प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने क्या शर्त रखी है, इन्होंने शर्त ये रखी है कि इसरो के तहत रॉकेट तो अपनी होगी, जबकि सैटेलाइट कोई और सेंड कर सकते हैं हमारी कोलैबोरेशन के साथ, इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश हैज़ नेम्ड इट्स मार्स रोवर ज़ुरोंग आफ्टर ट्रेडिशनल फायर कोड। वो कौन सा देश है जिन्होंने मार्स मिशन पे रोवर का नाम ज़ुरोंग रखा है, ट्रेडिशनल, जो कि उनका ट्रेडिशनल फायर कोड है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, या ऑप्शन डी वियतनाम। अब ऑप्शन देख के आप सभी को ये अब तो मालूम चल चुका है कि ये चारों एशियन कंट्री हैं। तो इसमें से वो कौन सी एशियन कंट्री है जिन्होंने ये कार्य किया है? आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आंसर इसका होगा चाइना। देखो, चाइना ने अभी मैंने आपको बताया 2-3 मिनट पहले कि चाइना ने तियानवेन मिशन भेजा था। जो तियानवेन मिशन भेजा था उसी के तहत ये रोवर है जिसका नाम ज़ुरोंग है, ये उन्होंने कार्य किया है। अच्छा, चाइना ने इसके अलावा मून के ऊपर भी कुछ एक ऐसा मिशन भेजा था जो डार्क साइड की तरफ एक्सपीडिशन उन्होंने किया। क्या आप बता सकते हो? उस मिशन का नाम है चांग 5 मिशन, जो ये कार्य कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो, अगला एक फैक्ट है। हालांकि ये मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना था, बट मैंने ये फैक्ट के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा कि हाल ही में क्या न्यूज़ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, कल की तारीख की न्यूज़ रही है स्टूडेंट्स। आपको ब्लैक होल के बारे में इसमें पता चलेगा कि ब्लैक होल क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वो ब्लैक होल है वो कौन सा ब्लैक होल है और उसमें क्या क्या बातें इन्होंने
की हैं। देखो, आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी अर्थ है और जो सन है, अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है उसको 1 लाइट ईयर माना जाता है। क्या माना जाता है? 1 लाइट ईयर माना जाता है। और जो लाइट ईयर होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर इज़ अबाउट 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये होती है। तो जो ब्लैक होल मिला है वो स्मॉलेस्ट साइज़ का मिला है, जो कि 1500 लाइट ईयर दूर है। किससे? पृथ्वी से। और इस ब्लैक होल का नाम रखा गया है यूनिकॉर्न ब्लैक होल, जो कि स्मॉलेस्ट ब्लैक होल और ऑफ आवर गैलेक्सी। अब हमारी गैलेक्सी की हमने बात की है, आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स कि गैलेक्सी सिर्फ एक नहीं है, हज़ारों लाखों करोड़ों अनगिनत गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है। और यूनिवर्स है जो कि फैलता ही जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। तो जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम मंदाकिनी है। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। ब्लैक होल कैन फॉर्म। अब ब्लैक होल के बारे में मैं कुछ इंग्लिश में बता रहा हूँ, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं हिंदी में भी बताऊँगा। ब्लैक होल कैन फॉर्म एट द एंड ऑफ सम स्टार लीव्स। Once all of a star's material is used up, it no longer has the energy to support itself and it collapses. All of that collapsing matter creates a magnificent explosion. The material left over after the explosion falls into an infinitely small point. This small point is called a singularity. अब सिंगुलरिटी को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, स्टेलर ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। अब ब्लैक होल को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे यूनिवर्स में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो प्लेनेट माने जाते हैं और दूसरे टाइप के होते हैं स्टार। प्लेनेट अभी फ़िलहाल हमारे गैलेक्सी में 8 प्लेनेट है, प्लूटो के 2006 में हटा दिया गया था। तो प्लेनेट होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जिनको किसी इल्यूमिनेटिव बॉडी की ज़रूरत होती है, जो कि सन उनको लाइट प्रोवाइड करता है। स्टार क्या होते हैं? स्टार, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपका रिवीजन हो रहा है। स्टार क्या होते हैं? स्टार की खुद की लाइट होती है, और जो इनकी खुद की लाइट होती है उसमें कैसी रिएक्शन होती है इनमें, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल के रिएक्ट करते हैं और हीलियम बनाते हैं, और इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या कहते हैं? फ्यूज़न। जब 2 चीज़ों से एक चीज़ बने, 2 चीज़ों से एक चीज़ बने उसको कहते हैं फ्यूज़न, और 1 से 2 बने उसको कहते हैं फिज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न प्लस एनर्जी रिलीज़ होती है इसमें। बच्चों, क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। अब जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या होता है? सबसे पहले कहता हूँ नेबुला। क्या होता है? नेबुला। ये इसकी बिगिनिंग है, मतलब ये इंसेप्शन है इसका। ओके, बर्जनिंग पीरियड होता है इसका। नेबुला के बाद में आता है डस्ट क्लाउड। डस्ट क्लाउड बनते हैं, फिर डस्ट क्लाउड से ग्लोबुल बनते हैं, उसके बाद में प्रोटोस्टार बनते हैं, फिर ब्राउन ड्वार्फ, फिर मैन सीक्वेंस स्टार, फिर रेड जाइंट, फिर वाइट ड्वार्फ, फिर ब्लैक ड्वार्फ, और फिर सुपरनोवा, और फिर न्यूट्रॉन स्टार, और लास्ट में जब इसकी स्टेज आती है तब ये ब्लैक होल बनता है। और ब्लैक होल तब बनता है जब स्टार की लाइफ ख़त्म हो जाती है। इसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती होगी, जैसे मोबाइल की सिम की इनकी होती है ना, इनकी भी एक्सपायरी डेट टाइप कुछ होता है। तो ये क्या है कि लास्ट में जब ये एक्सपायर होने वाले होते हैं उस समय ये एक्सप्लोड कर जाते हैं, ये विस्फोट हो जाता है इनका, और उसी से बनता है ब्लैक होल। और जो ब्लैक होल है वो इतना डेंजरस होता है, इवेंट होरिजोन इसके चारों तरफ पेरीफेरी बन जाती है। अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसके आसपास अगर आ रही हो तो वो खींची चली जाती है, किसमें? ब्लैक होल में। और एक्सट्रीम ग्रेविटी होती है, और इसी ग्रेविटी का नाम इन्होंने दिया गया है, जो प्लेस होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, ब्लैक होल जो खींचता है। जैसे ब्लैक कपड़े धूप को खींचती है ना, वैसे याद कर लो कि ब्लैक होल क्या करता है? किसी भी चीज़ को खींचता है। तो प्लेस ऑफ स्पागेटी क्या होते हैं? प्लेस ऑफ स्पागेटी जिसको नाम दिया है, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पागेटिफिकेशन। क्या कहते हैं? स्पागेटिफिकेशन। उसका नाम है SPAGHETTIFICATION। सम ब्लैक होल फाउंड विच इज़ 1500 लाइट ईयर। ये मैं आप सारी चीज़ें हम आपको बता चुका हूँ, लेकिन मेन चीज़ अभी भी बाकी है। वो क्या है? द फिनोमिना बाय विच ब्लैक होल इज़ रिकॉग्नाइज। ब्लैक होल को पहचाने कैसे? क्योंकि तो बहुत दूर है, इस पर पॉसिबल ही नहीं है कोई सैटेलाइट को पहुँचाना। कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो इसको कैसे पहचाना जाए? इसको पहचानने के लिए प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं टाइडल स्ट्रेसेस।
और टाइडल लॉकिंग। अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, देखो स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे टाइडल स्ट्रेसेस और टाइडल लॉकिंग के बारे में दे देंगे, ये क्या है, ये कह देंगे कि समुद्र की टाइड है, या फिर कुछ और ऑप्शन दे देंगे कुछ दिमाग घुमाने के लिए। तो लेकिन अभी आपको मालूम चल चुका है कि इसका आंसर ब्लैक होल से रिलेटेड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम देख लीजिए आप स्टेलर नेबुला में क्या होता है। ये दो टाइप से होता है, एवरेज स्टार फिर मैसिव स्टार। फिर एवरेज स्टार रेड जाइंट पे बनता है और मैसिव स्टार रेड सुपर जाइंट में तब्दील हो जाता है। रेड जाइंट प्लैनेटरी नेबुला में तब्दील होता है और रेड सुपर जाइंट सुपरनोवा में तब्दील होता है, और सुपरनोवा ब्लैक होल में और न्यूट्रॉन स्टार में, और प्लैनेटरी नेबुला वाइट ड्वार्फ में। इस प्रकार ये इसकी सीरीज चलती है। मार्स का आप डायग्राम देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। हो सकता है मैं वीडियो सुबह जल्दी डाल दूं, जल्दी अपलोड कर दूं, क्योंकि बच्चों बहुत मेहनत लगी है इस मैटर को बनाने में। तो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सभी को बोलिए कि करंट अफेयर का ज्ञान अगर स्टैटिक पार्ट के साथ जोड़ के 360 डिग्री में लेना है तो 360 डिग्री MSIS 360 डिग्री कवरेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शबा खैर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।